वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो फ्रिक्शन आता है। बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात करेंगे। तो जो कुछ भी हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा उसको अब हम लोग फ्रिक्शन वाले फोर्स को साथ लेकर के चलेंगे और उसको भी अपने टॉपिक्स में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स कब प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये पेन अगर मैं अपने हाथ पे स्लाइड करूं तो मुझे फील होता है कि कुछ रुकावट बन रही है, वही फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं हाथ को और पेन को इकट्ठा चलाऊं तो मुझे एटलीस्ट इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स फील नहीं हो रहा। तो फ्रिक्शन फोर्स कब प्रोड्यूस होगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिव चलेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिव मूव करती है। अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, जैसे ऐसे दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की स्पीड जीरो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। लेकिन एक बॉडी दूसरे के कंपैरिजन में चलेगी, मूव करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। जैसे हाथों को, अगर हाथों को ऐसे करके चलाऊंगा मैं तो कोई फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रब करूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स फील भी होता है हम लोगों को, है ना। देखो किस तरीके से फील होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी की रिलेटिव मूव करती है तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का कारण हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं भाई रफनेस, है ना। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि रफनेस को अगर रिमूव करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन को और भी कम करने के लिए हम लोग और भी ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं तो और भी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। जैसे कैरम बोर्ड, हमने बहुत दिनों के बाद कैरम बोर्ड निकाला और खेलना शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉइन्स हैं ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे जिस तरीके से चलने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाउडर छिड़कते हैं, उससे थोड़ा स्मूथ हो जाता है। कई बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कई बार जो मशीन के पार्ट्स हैं, जैसे तुम्हारी साइकिल है या बाइक है ना, उसकी चेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मूवेबल पार्ट्स होते हैं। तो उन मूवेबल पार्ट्स में अगर ऑयलिंग कर देते हो तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, स्मूथली मूव करना शुरू कर देता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को जनरली हम क्या करते हैं, स्मूथनेस बढ़ा करके कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स रफनेस की वजह से, कितने स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, अगर माइक्रोस्कोपली देखें, अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लोग देखेंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़पन होता है, रफनेस होती है। ठीक है, और अगर मैंने जैसे पहले कहा कि फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए अगर आप उन दोनों सरफेस को स्मूथ बना दो तो फ्रिक्शन फोर्स हम ये मानते हैं कम हो जाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए जनरली अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दें, दोनों सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बना दें, तो हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में बढ़ जाता है। एग्जांपल दूं, आप लोग स्कूल का मान लो सेशन शुरू हुआ है, अभी अभी आपने नई नई कॉपीज़ लेकर के आए हो और सभी कॉपीज़ के ऊपर बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने पॉलीथीन चढ़ाया है उनके ऊपर, बिल्कुल कवर लगा करके, और आपने बैग के अंदर पैक कर लिया। आपने देखा होगा जब एक कॉपी को निकालते हो तो सारी कॉपीज़ निकलने की कोशिश करती हैं, यानी वो आपस में चिपक गई हैं, है ना। बहुत स्मूथ थी उनके ऊपर जो पॉलीथीन चढ़ा हुआ है, पन्नी चढ़ी हुई है, वो इतनी स्मूथ है कि उनकी वजह से वो आपस में चिपक गए हैं और उनको अगर एक को निकालते तो कई सारी निकल करके आती हैं। तो एक्स्ट्रा स्मूथनेस फ्रिक्शन को बढ़ा सकती है। तो फ्रिक्शन का कारण क्या बताएंगे? फ्रिक्शन का कारण, बेसिक कारण है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेसेस हैं हमारे पास, एक बॉडी का सरफेस ये है, ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है बॉडी का। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। तो इन दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन दोनों सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, इसके भी होंगे, इन दोनों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। और हम ये जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक जगह रुके नहीं रहते। हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करें इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस्ड
इसका फोर्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये ऐसे इनविजिबल धागों की तरह हैं, जैसे वो एक दूसरे को चलने में रुकावट पैदा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा शू की जो जूता साफ करने की जो ब्रश होती है ना, आपने 2 ब्रश ली, अगर दोनों ब्रश को आप ऐसे चिपका देते हो, दोनों के हेयर्स एक तरफ कर देते हो और एक ब्रश को दूसरे ब्रश के रिलेटिव मूव करने की कोशिश करते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको उनको हटाना है ना, तो आपको ऐसे करके हटाना पड़ता है। दोनों ब्रश ऐसे फंस जाते हैं आपस में, अगर आप उनको हटाना होगा तो आप ऐसे करके अलग अलग करते हो, है ना। जैसे वेलक्रो होता है, वेलक्रो शूज़, वेलक्रो वाले शूज़, चिपको वाले शूज़ ऐसे निकालते हैं और वो खुल जाता है, ऐसे खींच करके टाइट करते हैं, बंद हो जाता है। बैग्स वगैरह में है ना वेलक्रो, एक में हुक्स होते हैं, दूसरे में फाइबर्स होते हैं। वेलक्रो में एक तरफ हुक्स होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के हुक्स, ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, और एक तरफ धागा धागा फाइबर्स होते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो जो हुक्स हैं ये फाइबर में फंस जाते हैं और एक अच्छा सा बॉन्ड बना लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ कुछ ऐसा ही है। दोनों सरफेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अगर दोनों बॉडीज को एक साथ मूव करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन एक सरफेस को दूसरे सरफेस के रिलेटिव मूव करने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाई देगा। ठीक है, और इसके बारे में जनरली हम ये धारणा रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ऐसा सही नहीं है। एक एग्जांपल देकर के इस धारणा को, इस बिलीफ को मैं दूर करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है और हमने इन दोनों को किसी टेबल के ऊपर रखा है, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को पुल करता हूँ तो ये वाला ब्लॉक भी साथ में चला आता है। जैसे तो इसके साथ ये भी फ्री हो गया हो, है ना, तो इसको चलाने से ये भी चल पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसको चलने में हेल्प कर रही है। ठीक है, बेसिकली यही है ना। लेकिन इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा कि ये मुझ पर रुकावट पैदा कर रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, अगर आपने ऊपर हाथ रख लिया ऐसे, इस वाले ब्लॉक के ऊपर अगर हाथ रख लोगे और नीचे से कुछ पुल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाथ आगे चलने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे वाले को फील होगा कि मुझे ऊपर वाला हाथ जो ऐसे हाथ रखा है वो रोक रहा है, लेकिन मुझे लगेगा कि नीचे वाला ब्लॉक मुझे अपने साथ लेके जाना चाह रहा है। समझ रहे हो? तो ये वाला ब्लॉक इसके साथ क्यों चला? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरली ये विश्वास हम लोग रखते हैं कि वो रुकावट पैदा करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो इतना सा इंट्रोडक्शन देने के बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हम लोगों को मालूम पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नेचर कैसा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे जिसके अंदर हमने एक टेबल लिया है और टेबल के ऊपर हम लोगों ने एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक को एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस रस्सी को फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करके इस तरीके से पास किया हुआ है। नीचे एक पैन लगाया हुआ है, ऐसा पैन है। ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ वजन डालेंगे, इसमें कुछ मास रखेंगे छोटा सा, और हम देखेंगे कि ये ब्लॉक नहीं चलता, है ना। कॉमन ऑब्जर्वेशन, क्या इसने कुछ फोर्स प्रोड्यूस नहीं किया? क्या इसने कुछ फोर्स एक्सर्ट नहीं किया? इसका मास m है और ग्रेविटी का फोर्स इसको अगर mg के फोर्स से खींचेगा तो रस्सी के अंदर भी टेंशन पैदा होगी। यही टेंशन इस वाले ब्लॉक के ऊपर भी लगेगी। लेकिन हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये छोटा सा मास है तो हमारा ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक वहीं पर पड़ा रहेगा। तो क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत है कि भाई फोर्स जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी मूव नहीं करेगी? यहाँ पर तो फोर्स भी लग रहा है फिर भी मूव नहीं कर रही। यही पढ़ा ना उन्होंने फर्स्ट लॉ में कि ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्सर्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है फिर भी हमारा ब्लॉक नहीं चला, टस से मस नहीं हुआ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही ये चलने की कोशिश करता है
जो इनके बीच में बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे को चलने से रोकते हैं, यानी कि इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और टोटल फोर्स 0 हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी नहीं चल रही। हमने इस वाले फोर्स को इसके इक्वल क्यों कहा? हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को टेंशन के इक्वल क्यों कहा? क्योंकि हमारा मास रुका हुआ है। ये वाला जो मास है ये रेस्ट पे है, ये चल नहीं रहा है ना। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि भाई रुका हुआ है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा मास इसके ऊपर और डाला, इसका मास और बढ़ गया, टेंशन और बढ़ गई, ये भी टेंशन बढ़ गई, तो तब भी ये ब्लॉक नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई है? हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब पहले से ज़्यादा है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ सकती है कि नहीं? जो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम ऐसे मास बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, हम देख रहे हैं तब भी ये मास नहीं चला। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ करके उतनी ही हो गई जितना कि ये टेंशन। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टेंशन के साथ बढ़ता जा रहा है ना। अजीबोगरीब सिचुएशन। अच्छा, अगर हम अचानक से इसके मास को कम कर देना, ये देखने के लिए भाई फ्रिक्शन फोर्स को धोखा देने के लिए कि अचानक से बढ़ाते जाएं अचानक से कम कर दें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पीछे की तरफ चलना शुरू कर दे, ये भी तुरंत डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही स्मार्ट, चालाक फोर्स है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम लोग इस ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर है हमारा अप्लाइड फोर्स, यहां पर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जैसे जैसे हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना शुरू किया वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह की लाइन मिलती है। ये तो हुई अब तक की स्टोरी। मैं ऐसे ही मास बढ़ाता जाऊं और हर मास ऐड करने के साथ साथ मैं इस टेबल को थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता हूं। इस टेबल को थोड़ा सा मैं टैप टैप करूंगा कि हो सकता है कि ये चलने वाला हो, ये वाला ब्लॉक चलने वाला हो। तो मैंने एक सिचुएशन ऐसी आई, मैंने इतना मास ऐड कर दिया कि जब मैं इसको टैप करूंगा तो ये चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि अब हमारी बॉडी में हमने इतना मास यहाँ पर ऐड कर चुके हैं कि अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने मात दे दी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हमने फोर्स लगा दिया है। और एक और चीज़, जब चलना शुरू कर देगा और हम कुछ ऐसा कर सकें कि इसमें से मास निकाल लें तो भी ये चलता रहेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। एक तो पहली वाली क्या कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ता जाता है और जब तक बॉडी रुकी हुई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी ऑब्जर्वेशन, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल हमारे अप्लाइड टेंशन के बराबर होता है और हमारी बॉडी चलने वाली होती है, उसका थोड़ा सा मास डालते हुए चलना शुरू कर देती है। ये दूसरी सिचुएशन है। और तीसरी कि जब चलना शुरू कर देगा तो अगर हम मास को कम भी कर दें तब भी हमारी बॉडी चलती रहेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। तो इसका ग्राफ में अगर हम प्लॉट करें तो हम ऐसे पाएंगे कि एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी बॉडी चलने वाली होती है, यहाँ पर चलने वाली है, और जब चल चुकी होती है तब थोड़ा सा मास कम भी कर दें तो भी बॉडी चलती रहती है। इसका मतलब कि जब चलना शुरू कर देगी उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ऐसी जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए ना, वो 3 टाइप की फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बारे में बात करते हैं। एक तो ये वाला रीजन जो स्ट्रेट रीजन है, यहाँ पर बॉडी हर समय रुकी हुई है। ठीक है, ओ मान लो इस नाम पे ओ से लेकर के लगभग यहाँ तक कह लो ए, फिर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। सो इन रीजन ओ ए रीजन के हर पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे है। द बॉडी इज एट रेस्ट
यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हियर द फोर्स which prevents relative motion, जो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है उसे कहेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हमारी बॉडी रुकी हुई नहीं है। दूसरी बात, जब हमारी बॉडी चलने वाली होती है, व्हेन अवर बॉडी इज अबाउट टू मूव, यानी एट पॉइंट बी अवर बॉडी इज अब जस्ट अबाउट टू मूव, द बॉडी या ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस समय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब भी हमारी बॉडी रुकी हुई है। बेसिकली हमारी बॉडी वहां पर भी रुकी हुई है, लेकिन उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट बी द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is having its maximum value and is called force of limiting friction, ये सबसे ज़्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट, जब हमारी बॉडी चलना शुरू कर देगी उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बेसिकली होगा, उसे कहेंगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एट पॉइंट या आफ्टर पॉइंट सी द बॉडी बिगिंस टू मूव, जब बॉडी चलना शुरू कर देती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डायनामिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम तीनों को कंपेयर करें, इन तीनों नाम दे देते हैं। इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, इसका नाम है FK काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली एट रेस्ट, FS मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेकिन मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, एंड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तीनों को कंपेयर करें तो साफ नजर आ रहा है कि FS तो कुछ भी हो सकता है। FS स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से लेकर के A पॉइंट तक कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, 3 न्यूटन 3 न्यूटन। इसका मतलब कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, और वो उतनी ही होती है जितना कि अप्लाइड फोर्स। कभी भी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं होगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग फोर्स लगाएंगे इधर, खींचने का फोर्स, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे अप्लाइड फोर्स से बड़ा होगा तो हमारी बॉडी इधर आने की बजाय उधर चली जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता, ठीक है। तो इससे जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती हैं वो ये है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। पहली बात, FS इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। इट इज ऑलवेज equal to applied force when body is at rest, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। एंड इट इज नेवर ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, कभी भी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं होगा,
ठीक है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तो एक ही बात, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसकी तो एक ही बात। और तीसरी काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या बात है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से यानी कि इस वाले वैल्यू से थोड़ी कम होती है, और ये लगभग स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगभग कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें एफ एस मैक्सिमम, इट इज द maximum force of friction which can be there between two surfaces in contact which can be there between two surfaces in contact. It is the maximum force of friction which can be there between the two surfaces in contact. तीसरा है Fk. Fk is slightly less than limiting force of friction. ठीक है, Fs मैक्सिमम में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये तीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें से तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों की वैल्यूज़ जो है हम कैलकुलेट करेंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमें डिसाइड करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट नो पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं होगा। आपको इस बात का हमेशा आपको चेक करना है किसी भी न्यूमेरिकल को करते हुए कि अगर मान लो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन है और हम लोग लगा रहे हैं 9 न्यूटन, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 9 ही होगा, क्लियर। और अगर हमने 11 लगा दिया तो तब हमें देखना है कि अब कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाया 11 और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 10, हमारी बॉडी चल चुकी होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 से थोड़ा सा कम होगा, यानी उस समय काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। इन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हम लोग जो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कुछ लॉज स्टेट करेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत सिंपल हैं। जो हमने ऑब्जर्वेशन अभी अभी करी हैं वही ऑब्जर्वेशन को हमने जस्ट पॉइंट्स में लिखना है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, है ना। इट इज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कैन अपीयर बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, पहली बात। इट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, maximum force of friction which can appear between two bodies in contact। ये तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो दो बॉडीज के बीच में होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, it acts in a direction opposite to motion, opposite to relative motion, it acts in a direction opposite to relative motion, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इंपॉर्टेंट बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन, बहुत सिंपल सी बात, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दोस्त को कह रहे हैं कि यहाँ से तू इस रस्सी को खींच, वो इस रस्सी को खींचेगा, पीछे तरफ खींचेगा, ठीक है, ऐसे पीछे तरफ खींचेगा, और
अगर मैं इसके ऊपर वजन बढ़ाते जाऊं तो हम क्या देखेंगे कि इसका खींचना मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ ना कुछ इनके मास के ऊपर डिपेंड करती है। थोड़ा सा मास और बढ़ा देंगे तो खींचना और मुश्किल हो जाएगा। यानी अब हमारी बॉडी काफ़ी देर के बाद और बड़े फोर्स लगाने पर चलेगी। ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग अपने लॉज में कैसे शामिल करें? बेसिकली जब हम वजन बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चलना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ ना कुछ लेना देना बॉडी के, इन सारी बॉडीज के वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के मासेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ बॉडी। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अगर हम मून पे जाएंगे जहाँ ग्रेविटी नहीं है और वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम देखेंगे तो वहाँ तो कुछ हमें मासेस तो वही है हमारे एक के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पर खींचना थोड़ा ईजी होता है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ लेना देना ग्रेविटी के साथ भी है। तो क्या हम लोग ऐसे कहेंगे कि इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास इंटू जी, इस सब का मास यानी m प्लस m डैश इंटू जी, ऐसा कहेंगे? कई हम देखा कुछ एग्जांपल्स ऐसे हम लोग देखेंगे जहां पर वेट डिसाइड नहीं करता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वहां पर हम देखेंगे बल्कि नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगा, फिलहाल तो ये जो रिएक्शन वो इसके इक्वल ही है। ये जो रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, वो इसके इक्वल ही है। और हम लोग यही कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन के एक प्रोपोर्शनल होगा। कुछ सिचुएशन ऐसे देखेंगे, अब मैं उसमें चला जाऊंगा तो हम अपने इस टॉपिक से भटक जाएंगे। इसलिए मैं अब फिलहाल ये लिख रहा हूं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग friction is proportional to normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी Fs मैक्सिमम जो हमारा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। और जैसा कि हम करते आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा म्यू एस। ठीक है, इसे म्यू कहते हैं, ये सिंबल है म्यू का। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर ये हुआ 0, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। और अगर इसकी वैल्यू हुई 1, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल ही है। तो हमारे म्यू एस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी, 1 से बड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, तो म्यू जो है, म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1। इट्स वैल्यू लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम लोग, अगर इस ब्लॉक को, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर अपने ब्लॉक को मैं क्या करूं, अगर मैं अपने ब्लॉक को ऐसे जैसे मैंने पहले ऐसे रखा हुआ था और हमने खींचा था और इसके लिए हमने मैक्सिमम फोर्स निकाला जो इसे चलने में हेल्प करेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसी ब्लॉक को मैंने उठा करके ऐसे रख दिया और फोर्स लगाया, तो ये मिलता है देखने को कि दोनों को चलने के लिए सेम फोर्स लगता है, दोनों को जस्ट चलाने के लिए सेम फोर्स लगता है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसका एरिया काफ़ी बड़ा इस सरफेस के साथ टच कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरिया टच कर रहा है, और हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, अपेरेंट सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम लिख सकते हैं लॉज में अगला पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is independent of apparent area of contact, बल्कि कहना चाहिए इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या मतलब है इन दोनों के बीच में? अपेरेंट एरिया कौन सा होता है और हमारा एक्चुअल एरिया कौन सा होता है, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल एरिया और अपेरेंट एरिया, देखो हमारी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ये एक बॉडी है हमारी रखी हुई है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, इनके सरफेसेस को एनालाइज करें, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़पन है इनके सरफेस के अंदर, इस तरीके से काफ़ी रफनेस है, इरेगुलरिटीज़ हैं। और इस सरफेस का भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इतना सरफेस, क्योंकि ये ब्लॉक है, मान लो इस तरीके का कोई ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा कोई ब्लॉक है, तो हम कहेंगे कि इतना एरिया कांटेक्ट में है, सो ये हमें नजर आता है, इसे कहेंगे अपेरेंट एरिया। ये अपेरेंट एरिया जो हमें दिखाई देता है, लेकिन असलियत में हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है और ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में, ऐसे कुछ ही पॉइंट्स कांटेक्ट में है। पूरे सरफेस के अंदर अगर हम देखें दोनों के कुछ ही पॉइंट्स कांटेक्ट में होंगे, वही है एक्चुअल सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सो एक्चुअल सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? एक्चुअल सरफेस ऑफ कांटेक्ट वो ये है, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसे सभी सरफेसेस के एरिया को अगर हम जोड़ें तो वो होगा एक्चुअल सरफेस कांटेक्ट का होगा। लेकिन हमें दिखाई क्या देता है? अपेरेंट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपेरेंट एरिया कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल नहीं है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल सरफेस ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि वहीं पर एक्चुअल जहां पर कांटेक्ट होगा वहीं पर बॉन्ड्स बनेंगे, वहीं पर बॉन्ड्स बनेंगे, वहीं पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हमारे इसके अंदर हमने ऐड किया। इसी तरीके से हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी बात कर सकते हैं, सॉरी काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। लॉज ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है कि मोशन को अपोज करता है, ठीक है, इट अपोजेस मोशन, अपोज रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, और लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके बारे में। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी as long as speed is neither too small nor too large, ठीक है। when relative velocity is neither too small nor too large और कांस्टेंट रहता है, और वो टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये तो कॉमन सी बात है कि टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा हट करके है, ठीक है। और एक और बात, इट्स वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी हम देख चुके, बेसिकली जो हमने देखा उसी को हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। इट इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
और ये भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन के ही प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमने बात करी बेसिकली सभी टाइप के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं एग्जांपल। सिंपल से एग्जांपल लेंगे। एक सरफेस है, एग्जांपल नंबर 1। अगर एक ब्लॉक हमने रखा है टेबल के ऊपर और हमें दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मान लो 0.1, और अगर हम लोगों ने लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स और हमारी बॉडी का मास है 3 kg, तो बताओ हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। ये है क्वेश्चन सिंपल सा। हमें म्यूएस दिया है, इसी से हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो ये होता है, इसको आर से डिनोट कर सकते हैं या फिर एन से डिनोट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। म्यू एस कितना है 0.1, मास कितना है 3 kg और g कितना है 10। सो इट इज हाउ मच, इट विल बी 3 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ 3 न्यूटन। तो अगर इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 20 न्यूटन, इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 17 इज इक्वल टू 3a, और एक्सेलरेशन आ जाएगी 17/3। बिल्कुल सिंपल। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं हम लोग। अगर हमने यहाँ पर, अगर हमारा फोर्स हुआ 2 न्यूटन, अगर हमारा फोर्स हुआ 2 न्यूटन, तब क्या होगा। तब देखो इसी डायग्राम को अगर हम बनाएं दोबारा से, तो ये फोर्स हुआ 2 न्यूटन एंड मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 3 न्यूटन। तो क्या हम यहां पर 3 न्यूटन लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमने बड़े आराम से इस फिगर को ऐसे बना लिया और हमने बड़े आराम से ये कह दिया कि इस पे नेट फोर्स 1 न्यूटन लगाया है। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स से कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसीलिए ये मैक्सिमम इसलिए कहा गया है, इट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज पॉसिबल। तो यहाँ पर अगर हमने जस्ट 2 न्यूटन लगाया है तो ये 2 न्यूटन ही हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी नहीं चलेगी। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता तो ये 1 न्यूटन ही बन जाता। याद रखो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं सिचुएशन को, नॉर्मल रिएक्शन की थोड़ी फील लेने के लिए कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से चेंज हो सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं इसको। अगर हमारा वही ब्लॉक वाला सिस्टम है और अब की बार हमने फोर्स ऐसे लगाया है और वो है 10 न्यूटन, और इसका जो एंगल है, बल्कि हम लिखें 10√2 लिख लेते हैं इसको, और ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री हुआ नेचुरली। बॉडी का मास है 10 kg और म्यू की वैल्यू है 0.1, सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू हमने 0.1 ले ली।
तो अब हमें कैलकुलेट करना है इसका, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और एक्सेलरेट कर सकता है तो उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड्रॉ करके हम लोग अपने इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसका क्योंकि 10√2 है तो ये वाला फोर्स भी 10 न्यूटन और ये वाला फोर्स भी 10 न्यूटन हो जाएगा। सो दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, बॉडी का मास 10 kg है। तो एक और फोर्स mg जो कि 10g मतलब 100 न्यूटन लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स कितना हुआ, रिएक्शन फोर्स इन दोनों के इक्वल हुआ। सो रिएक्शन फोर्स विल बी 100 प्लस 10 दैट इज 110 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा Fs max will be equal to 0.1 into 110 and that will be 11 न्यूटन। तो क्या हमारी बॉडी चलेगी, ये चेक करने वाली बात है, क्या हमारी बॉडी चलेगी या ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखो अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना निकल के आ रहा है 11 न्यूटन। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के साथ साथ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये फोर्स 11 न्यूटन है विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो असलियत में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बड़ा हो गया, तो कभी भी बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा ही होगा। तो बेसिकली इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो इसको हम 10 न्यूटन ही लेंगे। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हमेशा mg के इक्वल नहीं होगा, कुछ बढ़ भी सकता है। यानी कि अगर हम किसी चीज को ऐसे धक्का मार के चलाने की कोशिश करें, ऐसे नीचे की तरफ पुश करके, तो बेसिकली हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता 10√2 45 डिग्री के एंगल पर, इधर भी 45 डिग्री का एंगल होता, तो ये फोर्स भी 10 न्यूटन होता, ये फोर्स भी 10 न्यूटन होता। अब की बार हमारा mg कितना है, हमारा mg 100 न्यूटन है। तो और ऊपर की तरफ कितना फोर्स है 10 न्यूटन है, आगे की तरफ कितना फोर्स है 10 न्यूटन है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो होगा दैट विल बी 90 न्यूटन, और अगर μs की वैल्यू है 0.1 तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन μr के हिसाब से बन जाएगा 0.1 इंटू 90 दैट इज 9 न्यूटन। ये मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और आगे ले जाने वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन। ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी चल सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही 10 न्यूटन बॉडी को चलने नहीं दे पा रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम पुल करके लेके जाते हैं तो वही 10 न्यूटन बॉडी को चला पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बेसिकली इसके बोझ को बढ़ा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर वो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हमारे रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए पहले भी हमने पढ़ा था कि पुशिंग इज डिफिकल्ट टू मूव अ ऑब्जेक्ट वेयर एज पुलिंग इज ईजियर। इट इज ईजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट बट इट इज डिफिकल्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ से वो क्लियर हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो हमने यहाँ पर देखा। एक और एग्जांपल से नॉर्मल रिएक्शन की हमें फील बड़े अच्छे से आ सकती है, उसको देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज हो सकता है। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, कोई हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दीवार के साथ रोक के रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हाथ लगा के रखना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बॉडी का मास है मान लो m, और ये बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, यानी इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमारी बॉडी नीचे की तरफ चलना पसंद करेगी ग्रेविटी की वजह से, तो रिलेटिव मोशन आगे की तरफ होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट तो ये है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हमने फोर्स
अगर हमने मान लो इधर फोर्स F लगाया है, यानी ये वाला फोर्स F है, तो नॉर्मल रिएक्शन आर एफ के इक्वल ही होगा और वो इस तरफ होगा, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg ना हो करके ये होगा। तो किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग सिचुएशन में चेंज होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बहुत सिंपल से केसेस, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से चेंज होता है। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का जो चॉइस है, जो हम चूज़ करेंगे, बहुत सोच समझ करके समझदारी के साथ हमें चूज़ करना होगा नॉर्मल रिएक्शन की बात। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा, हम लोगों ने बेसिकली नेचर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा, और बीच बीच में हम लोगों ने कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोगों ने देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और फिर हम लोगों ने देखा, कुछ सीखा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो कभी भी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं होगा। कभी भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि कहीं पर हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा तो नहीं है। तभी घंटी बज जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि अरे ये तो गलत है, और अपने कोर्स ऑफ एक्शन को ठीक करना होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो सी यू, बाय।